दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A to Z बाई मनीष में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 के बारे में। अगर आप UPSC, BPSC, SSC या किसी भी अन्य स्टेट PCS या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस अनुच्छेद के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों के बारे में जानना हम सबका भी कर्तव्य बनता है। तो हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 के बारे में आसान भाषा में समझेंगे कि आर्टिकल 13 क्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? यह भाग 3 में आता है। आर्टिकल 13 जो है भाग 3 में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है 12 से 35 अनुच्छेद के बीच, उसमें एक अनुच्छेद 13 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यह क्या बताता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीने या फिर कम करे। यह आर्टिकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टि से। एक एक करके हम बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बताए गए हैं। अगर मुख्य बातों की अगर यहाँ पे चर्चा करें तो इस अनुच्छेद की मुख्य बातों में सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये जो लिखा गया है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है कि किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी यानी प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को यह पावर देता है कि ऐसे किसी भी कानून को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं जो उनके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसके बाद में इस आर्टिकल को जुडिशियल रिव्यू का आधार भी माना गया है। भारत में अनुच्छेद 13 को जुडिशियल रिव्यू का आधार माना गया है। इसका मतलब यह है कि संसद या राज्य विधानसभाओं यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 अधिकार देता है। उसके बाद में अगर हम इसके सब क्लॉज की बात करें तो आर्टिकल 13 के 4 सब क्लॉज दिए गए हैं। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे उस क्लॉज के बारे में। तो पहला जो क्लॉज दिया गया है यहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी संविधान पूर्व कानून, संविधान बनने के पूर्व में जो कानून है उसके बारे में क्या कहता है ये अनुच्छेद जानते हैं। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कह रहा है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में लागू जो भी कानून थे, उसके पहले तो ब्रिटिश काल के ही कानून थे, अगर वे कानून मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं तो वे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो भी कानून बने हैं हमारे संविधान लागू होने के पहले, वो तो आज भी प्रीवेल है, वो आज भी चल रहे हैं कुछ कुछ कानून, लेकिन उसमें सभी ठीक नहीं है। कुछ कुछ उसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों का हनन भी करते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि वो जो कानून है वो पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उसे क्या किया जा सकता है, उस क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए उसे शून्य यानी कि वॉइड किया जा सकता है। और इसीलिए इसको कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वह कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता बल्कि मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में आने वाले हिस्से पर ग्रहण लग जाता है, यानी कि वह अमान्य रहता है।
इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों के क्षेत्र से बाहर है वो कानून जो पहले बने हैं हमारे संविधान लागू होने के, तब तो वो वैध है। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में आकर के अगर वो डिस्टरबेंस करेंगे तो फिर वह इनवैलिड माने जाएंगे। ये हमारा कहता है अनुच्छेद 13 का एक क्लॉज। अगले क्लॉज की बात करें तो 13(2) में कहा गया है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि संविधान के बाद का कानून। यह इसका मतलब क्या है कि यह जो क्लॉज है सरकार को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या फिर छीनता है। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह शून्य होगा, यानी वो फिर वही बात कि ये पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो कोई सोच समझ के ही बनाती है। लेकिन अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों पे खलल डालती है तो वो कानून पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर जितना हिस्सा अगर मौलिक अधिकारों के डिस्टरबेंस के लिए अगर आ रहे हैं तो वो अवैध माने जाएंगे, और उसके बाद के जो हिस्से हैं वो माने जाएंगे वैलिड यानी कि वैध। तो हमने अभी देखा कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में यानी कि संविधान लागू होने के पहले के कानून और संविधान लागू होने के बाद के कानून के बारे में चर्चा है। अब क्लॉज 3 में अगर देखें तो क्लॉज 3 में इसी कानून जो हम कानून की बात कर रहे थे उस कानून की परिभाषा को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया गया है कि जिस कानून की हम बात करते हैं उसमें आखिर आता क्या क्या है। यानी कि यह जो उपधारा है यह स्पष्ट करती है कि 13(1) और 13(2) में जो कानून है उसका मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा। उसके बाद में ऑर्डर बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन और रूढ़ी या फिर प्रथा यानी कि कस्टम और यूजेज। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, धारा यानी कानून की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 13 के 4 अगर सब क्लॉज की बात की जाए तो यह कहता है कि संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। इस जो क्लॉज को जोड़ा गया था 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें कहा क्या गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात जो है 368 अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 में अभी हमने जो मौलिक अधिकारों के बारे में जो हमने पढ़ा कि अगर हनन होगा तो उसे रोका जा सकता है, अब ये 13(4) कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत में जो भी संविधान संशोधन के द्वारा कानून बनेंगे वो 13 से रिलेट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 13 के अंतर्गत नहीं आएंगे। तब तो फिर ये गड़बड़ सी बात हो गई। तो इसी के काउंटर में यहाँ पे केशवानंद भारती मामले जो आए थे 1973 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती है, चाहे वह 13(4) का ही हवाला क्यों न दे, आप बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे अनुच्छेद 13 के बारे में और उनके सब क्लॉज के बारे में। अब यहाँ पे एक उदाहरण से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए सरकार एक नियम बना दे कि आपको कल से इंटरनेट यूज नहीं करना है। अब ये तो इंटरनेट यूज करना हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि हमें तो रहने, कहीं घूमने, बसने, अपने टाइप से जीवन जीने का अधिकार हमें मिला है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। तो अब ये चूँकि इंटरनेट चलाना हमारा आज़ादी का हिस्सा माना जाएगा, तो अब यहाँ पे सरकार ने नियम बना दिया कि आप कल से इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। अब इस आर्टिकल 13 का यूज करके यहाँ पे कोर्ट जो है तुरंत ये आदेश देगा कि इस रूल को आप जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए,
क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये आर्टिकल 13 का ताकत था। एक और हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे कि 13(1) और 13(3) का एग्जाम्पल का सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे देश में है वो क्या था, ये तलाक वाला मामला। तलाक जो एक साथ 3 बार तलाक बोलने पे जो एक कस्टम थी, जो पुरानी प्रथा थी, जो हमने देखा कि रूल यानी कि नियम के बारे में जो देखा था हमने, कानून के बारे में, जिसमें एक कानून था यहाँ पे कस्टम। इस वाले स्लाइड में आप देखेंगे ये वाले, इसमें क्या था यहाँ पे, ये कस्टम और यूजेज यानी कि रूढ़ी प्रथा। इस वाले रूढ़ी प्रथा के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 13 का यूज कैसे किया गया, अनुच्छेद 13 का रोल क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13(3) के तहत प्रथा और रूढ़ी को कानून के दायरे में आती है। चूंकि 3 तलाक महिलाओं के समानता का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें समानता का अधिकार मिला है, तो ये तो महिलाओं के समानता का उल्लंघन करता है। इसलिए कोर्ट ने अनुच्छेद 13 का उपयोग करते हुए इस प्रथा को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शून्य कर दिया, और इस तरीके से 3 तलाक को ख़त्म करना पड़ा। तो ये आर्टिकल 13 का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 MCQs कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अब एक एक करके हम इस कथन पे बात करते हैं। पहला कथन दिया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में केवल संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम शामिल है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, केवल संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 13 में 13(3) के अनुसार कानून में क्या क्या शामिल किया गया है, अध्यादेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना और यहाँ तक कि रूढ़ी या फिर प्रथा को भी शामिल किया गया था। तो ये जो कथन दिया गया है गलत है। दूसरे कथन की अगर बात करें तो संविधान का कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है और इसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो 13 के 4 में ऐसे जोड़ा गया था, लेकिन केशवानंद भारती के बाद में ये क्या कहा गया कि 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी कथन जो है गलत है। तीसरे कथन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 से स्पष्ट होता है कि यह न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू का आधार है भारत में। तो इस तरीके से ये जो कथन है और कथन 3 सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ कथन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है तो वह कानून क्या होगा। तो वह कानून आंशिक रूप से वैध होगा या फिर उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। बिल्कुल सही है, उल्लंघन की सीमा पर यह वैध होगा, यानी उल्लंघन की सीमा पर ये क्या होगा, वैलिड होगा। उल्लंघन की सीमा तक क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे आच्छादन का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा ये अनुच्छेद 13 से संबंधित है। 13 का कौन सा क्लॉज था, 13 का 2 क्लॉज था, क्लॉज नंबर 2। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अनुच्छेद 13 के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पे प्राप्त की और उससे संबंधित 2 हमने एग्जाम्पल भी देखे और 3 हमने MCQs भी किए। तो उम्मीद है आपको अनुच्छेद 13 के बारे में बढ़िया सी जानकारी मिली होगी और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।